बड़ी वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन ऑर्डर पढ़ रहे थे सीपीसी के, ठीक है। ऑर्डर 6 अपन चल रहा था, जिसमें अपन प्लीडिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। और रूल 1 अपन क्लियर कर चुके हैं, रूल 2 आज हम क्लियर करेंगे, जिसमें बात की गई है कि प्लीडिंग करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और एविडेंस नहीं लिखना है। हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि जब भी प्लीडिंग करोगे तो आपको एविडेंस नहीं लिखने हैं उसमें, प्लीडिंग में क्यों नहीं लिखने, उसका आज हम इस वीडियो में उसका जवाब जानेंगे कि हम प्लीडिंग में एविडेंस क्यों नहीं लिखते, ठीक है। तो चलिए इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो रूल हमारा 2 कहता है कि अभिवचन यानी कि प्लीडिंग जब हम करेंगे उसमें तात्विक यानी कि मटेरियल फैक्ट आवश्यक तथ्यों का, ना कि एविडेंसों का कथन होगा। यानी कि मटेरियल फैक्ट लिखने हैं, ना कि आपको एविडेंस लिखना है। किसमें? प्लीडिंग करते टाइम, ठीक है। इसमें याचिका लिख दिया मैंने, इसको अभिवचन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा रूल 2 कहता है कि जब भी प्लीडिंग में मुख्य तथ्य को लिखना होगा लेकिन साक्ष्य को नहीं लिखना है। प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स नॉट अ एविडेंस, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट सब रूल समझिए कि हर प्लीडिंग, जितनी भी प्लीडिंग आप करोगे, जैसे कि प्लांट हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, में आपको केवल महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि मटेरियल फैक्ट को लिखना है संक्षिप्त में, ठीक है। लेकिन आपको एविडेंस या फिर गवाहों के नाम, दस्तावेजों का विवरण प्लीडिंग में नहीं लिखा जाएगा कि उन तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, ये आपको नहीं लिखना। जैसे कि हम दस्तावेजों से साबित करेंगे, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है। हमारे पास 2 गवाह हैं जिनका एक नाम है साक्षी, एक का नाम है सूरज, तो ये गवाहों के नाम भी आपको नहीं लिखने। हमारे पास एक एविडेंस है जो इस केस को ख़त्म कर सकता है, उस एविडेंस का नाम ये है, तो ये सब भी आपको नहीं लिखना है। यानी कि एविडेंस जैसी कलाकारी आपको प्लीडिंग में करनी ही नहीं है। सिर्फ मटेरियल फैक्ट कोर्ट को बताने कि हमारे ये फैक्ट है, उस पर कोर्ट अपने आप इशू बनाएगा। उसके बाद में आपको एविडेंस देना पड़ेंगे। पहले ही एविडेंस दे के आपको जो प्रक्रिया है उसको कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करनी है। यही एकमात्र उद्देश्य है एविडेंस नहीं लिखने का, कि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। समझिए, इसका एग्जांपल मैंने डाला है कि यह लिखना है कि वादी ने प्रतिवादी को 50,000 रुपये उधार दिए है। ये क्या है? ये एक मटेरियल फैक्ट है, ठीक है। लेकिन यह लिखना कि वादी इस बात को साबित करने के लिए बैंक स्टेटमेंट और गवाहों को पेश करेगा, ये चीज़ नहीं लिखनी है आपको। ये एक तरह से एविडेंस हो जाएंगे, ये आपको लिखना ही नहीं है। कि आपने 50,000 रुपये उधार दिए, ये तो ठीक है, मटेरियल फैक्ट हो गया, लेकिन इसको साबित करने के लिए आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी कि मैं किसको से साबित करूँगा, क्या मैं स्टेटमेंट दूंगा या मैं गवाह पेश करूँगा, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है। ये जब बात की बात होगी, जब इशू फ्रेम किए जाएंगे, उसके बाद आपको ये सब क्वेश्चन उठाए जाएंगे एविडेंस के टाइम पर, ठीक है। यह एविडेंस है और इसे प्लीडिंग में नहीं लिखा जाएगा, सर, ठीक है। सब रूल 2 समझो कि जितनी भी प्लीडिंग होंगी, हर प्लीडिंग होगी उसमें आवश्यकता के अनुसार पैराग्राफ में बांटा जाएगा। यानी कि जब भी कोई प्लीडिंग की जाएगी उसको पैराग्राफ में बांटा जाएगा। जैसे कि हर आरोप, जितने भी एलिगेशन आप लगाओगे, हर आरोप को अलग अलग पैराग्राफ में लिखा जाएगा और ये सभी पैराग्राफ क्रम से होंगे, 1 2 3 करके। जैसे कि मैंने बना के रखा है आपके लिए, जब भी कोई ऐसा प्लांट, मान लीजिए इसको पैराग्राफ मैंने थोड़ा 1 लाइन का कर दिया, बड़ा भी हो सकता है, 4 लाइन का भी हो सकता है पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया और उसमें 4 लाइन अपनी आगे जो अपना पैराग्राफ हो गया, अपनी पूरी बात खत्म हो जाती है। सेकंड पैराग्राफ डालोगे, ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है कि वादी एक व्यवसायी है, वो भोपाल में कपड़े का थोक व्यापार करता है। सेकंड लिखा है मैंने पैराग्राफ, प्रतिवादी भी एक व्यवसायी है और वादी का नियमित ग्राहक है, ठीक है। तो ये ऐसे करके पैराग्राफ आपको लिखने पड़ेंगे। सेकंड सब रूल हमारा क्लियरली ये कहता है कि पैराग्राफ में लिखोगे आप, उसमें नंबरिंग करोगे, हर पैराग्राफ के आगे 1 नंबर लिखोगे, ठीक है। अब आता है थर्ड सब रूल कि प्लीडिंग में आपको दिनांक हो गया, कोई राशि हो गई, अमाउंट हो गया, कोई संख्या हो गई, उसको लिखते टाइम आपको उसको अंकों में तो लिखना ही है, शब्दों में भी लिखा जाएगा। जब भी कोई प्लीडिंग करोगे उसमें आपको डेट मिल गई, बाई चांस देखिए डेट लिखिए 15/2/2024। अब इसको आपको डेट भी लिखनी है भाई, इसको शब्दों में भी लिखना है। ये क्यों ज़रूरी है भाई? ज़्यादातर होता है कि जैसे कोई केस हो गया, इसमें 15 लिखा है, अपन इसको 16 कर देते हैं, तो ऐसे ही घपला ना हो, इसलिए इसको शब्दों में भी लिखा जाता है, ठीक है। कोई 15 का 16 ना कर पाए, 2 की जगह 8 ना कर पाए, तो ऐसी गलतियों को छुपाने के लिए, रोकने के लिए इसमें शब्दों में लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और जैसे कि ये लिखना लिख दिया, प्रतिवादी को 50,000 रुपये
अब जैसे कि अमाउंट हो गया, अब अमाउंट के पीछे भी आपको 50,000 रुपये शब्दों में लिखना होगा ताकि घपला ना हो सके, ठीक है। ये संख्या हो गई, जैसे कि 30 दिन, तो 30 तो लिखोगे, पीछे में शब्दों में भी लिखना है आपको, 30 दिनों में भुगतान कर देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी प्लीडिंग करोगे तो आपको, जैसे कि एग्जांपल है कि 5,000 रुपये दिया, ऐसे नहीं लिखना है, ये स्टेटमेंट गलत होगा, मैंने क्लियर लिखा है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शब्दों में आपने नहीं लिखा है। ये स्टेटमेंट सही है, 5,000 रुपये, शब्दों में भी आपने डाला है कि 5,000 रुपये की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। प्लेंट में आपको शब्दों, दिनांक हो गया, राशि हो गई, कोई अमाउंट हो गया, ये सभी को आपको शब्दों में तो लिखना ही है, लेकिन अंकों में तो लिखना ही है, लेकिन शब्दों में भी आपको लिखना है। नोट हमारा कहता है कि अगर प्लीडिंग में एविडेंस लिख दिया तो उससे कोर्ट क्या करेगा? स्ट्राइक ऑफ हटा देगा, ठीक है। एविडेंस लिख दिया बाई चांस आपने तो कोर्ट उसको हटा भी सकता है। अब हमारा है कि ड्राफ्टिंग में क्लैरिटी और सिंपलिसिटी ज़रूरी है। संक्षिप्त में होगा, क्रमबद्ध से होगा, स्पष्ट एलिगेशन होंगे। यही लीगल ड्राफ्टिंग का एक आधार होता है कि भाई सही तरीके से जब जज पढ़ेगा तो उसको क्रम से समझ में आएगा, क्रमबद्ध लिखा होगा, संक्षिप्त में आपने क्वेश्चन डाले होंगे, उनका जवाब सही तरीके से दिया होगा, एलिगेशन जो लगाए एक नंबर से लगाए हैं, तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग करते टाइम आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। मैंने वन लाइनर डाल दिया, जब भी आप इसका रिवीजन करते हो तो वन लाइनर पढ़ के निकल सकते हो अगर आपने पहली बार ठीक से पढ़ लिया, ठीक है। रूल 1 हमारा कहता है कि प्लीडिंग में केवल मटेरियल फैक्ट लिखने होंगे, एविडेंस आपको नहीं लिखना होगा। एविडेंस क्यों नहीं लिखना होगा? ताकि जो प्लेंट है, जो प्लीडिंग हो रही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। सेकंड सब रूल कहता है कि हर एलिगेशन जो आप लगाओगे उसको नंबर करना होगा, नंबर के साथ पैराग्राफ में लिखना होगा, ठीक है। थर्ड सब रूल कहता है कि डेट आप लिखोगे, सम्स अमाउंट लिखोगे या कोई नंबर लिखोगे, उसको शब्दों में तो लिखोगे ही, लेकिन अंकों में तो लिखोगे ही, लेकिन शब्दों में भी आपको उसको साथ में लिखना होगा। ये था भाई प्लीडिंग। अब क्वेश्चन आता है कि भाई एविडेंस नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, इसका कारण क्या है? फर्स्ट सब मैंने पॉइंट लिखा है कि मामला स्पष्ट रखना, क्लैरिटी रखना डिस्प्यूट में। अगर हर प्लीडिंग में लंबा चौड़ा एविडेंस लिख दिया तो इससे जो असली विवाद क्या है ये समझने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए प्लीडिंग में किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं लिखा जाएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में ही पैदा ना हो। पहले हम इशू फ्रेमिंग करेंगे। आपने प्लेंट दिया, कोर्ट ने इशू फ्रेम किया, इशू फ्रेम करने के बाद जो इशू बनेंगे उन इशू के ऊपर आपको एविडेंस देने हैं। उसके बाद में पहले ही इसको डाल के कन्फ्यूजन पैदा नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है कि कोर्ट का समय बचाना, कि कोर्ट पहले ही यह तय करती है कि इशू क्या है, उसके बाद फिर एविडेंस देखेगी। अगर एविडेंस पहले ही आ गया है तो प्रक्रिया उलझ सकती है सीधी। मैं क्लियरली लिख देता हूँ भाई, किसी को बोलने में समझ में नहीं आया स्टेज में तो मैं यहाँ पर लिख के फिर उसको समझाता हूँ, तो क्लियर समझ में आता है, मैं भी भूलता नहीं हूँ कि मेरे को क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। थर्ड कहता है पॉइंट कि जस्टिस सिस्टम की स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस है कि प्लीडिंग पहले होगी, आपको फैक्ट बताने हैं। सेकंड में क्या, कोर्ट आपके एक इशू फ्रेम कर देगा कि इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एक इशू हो गया, 2 इशू हो गया, 3 इशू हो गए, 4 इशू हो गए, फिर सभी चारों इशू के ऊपर आपसे एविडेंस लेगा। तब आपको कोई फालतू में एविडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी एविडेंस जब वो इशू ही नहीं है तो उसके ऊपर हम एविडेंस लेके करेंगे क्या? तो इसलिए पहले एविडेंस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, लास्ट में लिखोगे आप, ठीक है। इसलिए आपको एविडेंस नहीं लिखे जाते हैं। ये हमारा रूल 2 क्लियर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो आप पूछ सकते हो, वैसे तो कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।